आज की जो हमारी मेगा ट्रेंड है उसके बिना एआई भी नहीं चल सकता है। 40 लाख करोड़ की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है निवेश की पावर सेक्टर के अंदर। ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हम 2030 की जब चर्चा करते हैं तो उसके लिए अभी से ही काम शुरू होना ज़रूरी है, तभी आप वो पावर डिमांड को मीट कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों। आज हम एक मेगा ट्रेंड के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसी ट्रेंड जो यहाँ से आने वाले 10-15 सालों के लिए बरकरार रहेगी और जहाँ पे बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, पिछले 2-3 सालों के अंदर एआई सेक्टर का बहुत ही बड़ा बोलबाला रहा है, बट आज की हमारी मेगा ट्रेंड एआई की नहीं है। आज की जो हमारी मेगा ट्रेंड है उसके बिना एआई भी नहीं चल सकता है। दोस्तों, जब आप एआई के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में कौन सी कंपनियों का नाम याद आता है? आपको शायद ओपन एआई का नाम सबसे पहले आपके जहन में आएगा, या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट का नाम याद आएगा, या फिर गूगल का नाम याद आएगा, या फिर आपको मेटा का नाम याद आएगा। डेफिनेटली ये सारी कंपनियां एआई सेगमेंट में बहुत ही एडवांसमेंट कर चुकी है। पर दोस्तों, अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे पिछले 1 सालों के अंदर ये जो बड़ी बड़ी एआई सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां उन्होंने सबसे ज़्यादा कहाँ पे निवेश किया है, तो आपको पता चलेगा वो है पावर सेक्टर। एआई बहुत ही बड़ा पावर कंज्यूमिंग सेक्टर है। पिछले 1 साल में यूएस के जो बड़े बड़े जायंट थे इन्होंने न्यूक्लियर पावर में अपना बहुत ही बड़ा निवेश किया है। कुछ बंद प्लांट थे यूएस में न्यूक्लियर के, वो इन सारी कंपनियों ने खरीदे हैं। यूएस में वो प्राइवेट कंपनियां भी काम कर सकती है न्यूक्लियर में। ये सारी कंपनियां जानती है जैसे जैसे इनका एआई में एडवांसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे इनका पावर कंजम्पशन भी मल्टीफोल्ड बढ़ेगा, और वो कंटिन्यूअस पावर चाहते हैं अपने एआई सेगमेंट के लिए, इसलिए ये न्यूक्लियर पावर में बड़ा निवेश कर रहे हैं अभी से ही। तो दोस्तों, ये पावर एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी पावर के कारण ही देख रहे हैं। तो दोस्तों, पावर एक कोर सेक्टर है जो यहाँ से आने वाले 15 सालों का एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर बन सकता है निवेश के लिए, और उसमें भी इंडिया में तो इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। पावर सेक्टर में क्यों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले समय के अंदर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत और विदेशों में उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कैसे आपको इस सेक्टर में पार्टिसिपेट करना है अगर आपको करना है तो उसके बारे में भी हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है और लंबा वीडियो रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ कंपनियों के नाम भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं, तो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर भी आ रहा है। ये वीडियो सिर्फ हम आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह हम इस वीडियो में नहीं दे रहे हैं। वीडियो में हम कुछ कंपनियों के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इक्विटी मार्केट में निवेश करना जोखिमी है, तो अपना जोखिम समझ के ही निवेश कीजिएगा, और हम कोई सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। ये डिस्क्लेमर ध्यान में रख के ही इस वीडियो में आप आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों, पावर सेक्टर ये एक कोर सेक्टर है, और यहाँ पे आने वाले समय के अंदर डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होने वाली है। तो यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ की स्टोरी बन सकती है विश्व भर में, खास करके भारत में तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके कई सारे ट्रिगर हैं जिसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर दोस्तों हमने चर्चा की, यहाँ से जो एआई में बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो इसके कारण डेटा सेंटर में बहुत ही बड़ा डिमांड बढ़ने वाला है। डेटा सेंटर की डिमांड ग्लोबली बढ़ने वाली है, इंडिया में भी बढ़ने वाली है। ये जो डेटा सेंटर है इनको बहुत ही ज़्यादा पावर चाहिए होता है। तकरीबन 2023 का, आप 2023 से 2030 का अगर आप देखेंगे किस प्रकार से ये पावर की डिमांड इंक्रीज होने वाली है आने वाले समय के अंदर, तो वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। करंट तकरीबन 500 टेरावाट आवर डेटा सेंटर पावर कंज्यूम करते हैं। 1 टेरावाट आवर अगर आप देखें तकरीबन 1000 गीगावाट आवर होता है। यहाँ से ये अगर आप देखें आने वाले 5 सालों के अंदर पहुँच जाएगा तकरीबन 1000 टेरावाट आवर। उसमें पीक डिमांड के कारण जो आपका एआई आएगा वो इससे भी ज़्यादा अगर आप देखें यहाँ पे इंक्रीमेंटल डिमांड लाने वाला है डेटा सेंटर के अंदर। ग्लोबली डेटा सेंटर में बहुत ही बड़ा कैपेक्स हो रहा है। दोस्तों, ये जो डेटा सेंटर में कैपेक्स हो रहा है वो कैपेक्स है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। फिर आपका आता है ओपेक्स।
आपको कंटिन्यूसली डेटा सेंटर चलाने भी होते हैं। उस चलाने के लिए सबसे बड़ा जो उनका मेजर कोस्ट होता है वो है पावर का कोस्ट। तो हर एक कंट्री यहाँ पे अपना निवेश कर रही है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो अपना इन हाउस पावर का अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंस भी तैयार कर रही है। कुछ कंपनियाँ न्यूक्लियर में निवेश कर रही है या कोई सोलर में निवेश कर रही है, बट अपना पावर वो बनाना चाहते हैं ताकि उनके डेटा सेंटर कंटिन्यूसली 24 घंटे चलते रहें। दोस्तों वर्ल्ड वाइड करंटली तकरीबन 2% के आसपास जितना भी पावर है वो डेटा सेंटर कंज्यूम करते हैं। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि आने वाले तकरीबन 10 सालों के अंदर ये जो 2% है वो बढ़ के पहुँच जाएगा तकरीबन 4% के आसपास का। तो ये एक मेजर यहाँ से पावर में इंक्रीमेंटल डिमांड लाएगा। बाकी जो आपका नॉर्मल डिमांड बढ़ता जा रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरा एक ट्रिगर है इस पूरे के पूरे सेक्टर के लिए, वो है एनर्जी ट्रांजिशन। विश्व भर में आपने पिछले 5 सालों में सुना होगा धीरे धीरे विश्व की कई सारी कंट्रियाँ रीन्यूएबल की तरफ अपना पावर लेके जा रही है। तो ये एक मेजर अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट ग्लोबली चल रहा है, विश्व भर में चल रहा है। आने वाले अगर आप देखें तो 25 सालों के अंदर जितना भी विश्व का एनर्जी कंजप्शन है उसका 82% के आसपास माना जाता है कि रिन्यूएबल सेगमेंट से आएगा। तो दोस्तों ये ऐसे ही नहीं आएगा, इसके लिए बहुत ही बड़ा अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। रिसेंट ईयर में तकरीबन 300 गीगावाट पर आवर अगर आप देखें पर ईयर यहाँ पे निवेश हो रहा है पावर सेक्टर के अंदर, रिन्यूएबल सेगमेंट के अंदर। यहाँ से 2030 तक ये पर ईयर तकरीबन 1000 गीगावाट का निवेश होना शुरू हो जाएगा, और 2050 तक अगर आप देखें हर साल तकरीबन 1000 गीगावाट के ऊपर का पर ईयर निवेश होगा। इसमें सोलर आ गया आपका, और भी कई सारे सेगमेंट आ गए, विंड आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रो आ गया, न्यूक्लियर आ गया। ये सारे के सारे आपके रिन्यूएबल पावर सोर्सेस है जहाँ पे बहुत बड़ा निवेश हो रहा है। तो पर ईयर तकरीबन रिसेंट ईयर के अंदर तकरीबन 480 बिलियन यूएसडी का निवेश हो रहा है। यहाँ से 2030 तक ये 1300 यूएसडी बिलियन पर ईयर का निवेश होना शुरू हो जाएगा। पर ईयर की हम बात करें विश्व भर में कई सारी कंट्रियाँ, खास करके यूएस बड़ा निवेश कर रहा है, यूरोप की कंट्रियाँ भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा निवेश कर रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें जब आपका रिन्यूएबल में निवेश होता है तो उसके रिलेटेड आपका ग्रिड में भी निवेश करना ज़रूरी है, और भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़े करने ज़रूरी हैं, जो हमारे आज की मेजर थीम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन। यहाँ पर भी पर ईयर तकरीबन 600 यूएसडी बिलियन का ग्लोबली निवेश होने वाला है आपके पावर ग्रिड और आपके फ्लेक्सिबिलिटी आपका ट्रांसमिशन सेगमेंट के अंदर। और ये दोस्तों हमारी रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन का आउटलुक है, 2023 का ये रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आगे बहुत ही बड़ा काम होने वाला है रिन्यूएबल में। तो एक डेटा सेंटर आपका हो गया, एआई के कारण वहाँ पे बड़ा पावर का डिमांड आ रहा है। उसके बाद आपका ये एनर्जी ट्रांजिशन है, इसके कारण भी पावर सेक्टर में फ्यूचर में बहुत ही बड़ा कैपेक्स नीडेड है, और वो डेफिनेटली हो भी रहा है। आप अपने आसपास देखेंगे तो वहाँ पे कई सारी कंपनियाँ निवेश भी कर रही है, उसके बारे में भी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये ग्लोबल आउटलुक हो गया आपके पावर में क्यों इतना बड़ा डिमांड बना रहेगा। इंडिया की तरफ आते हैं दोस्तों, समर आना शुरू हो गया है, तो आपने भी अपना एसी शुरू कर दिया होगा, और रिसेंटली आपने कुछ रिपोर्ट भी देखी होगी कि एसी की डिमांड भी बढ़ने वाली है। एसी की डिमांड चलो बढ़ी, एसी भी बिना पावर के चलने नहीं वाले हैं। भारत का जो कंजम्पशन है पर यूनिट कंजम्पशन करंटली 1300 यूनिट के आसपास का है, वो अगर आप देखें ग्लोबल एवरेज से आधा है। तो अगर आपकी इकोनॉमी एक्सपांड होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग एसी खरीदेंगे, कंज्यूमर अप्लायंस में निवेश करेंगे, तो उसके पीछे पीछे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। दोस्तों एनर्जी डिमांड का ये प्रोजेक्शन है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये अगर देखें 2032 तक का प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे जो बिलियन यूनिट का प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं तकरीबन 6 के आसपास से भारत में एनर्जी डिमांड बढ़ने वाली है, ये इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे एक मेजर अगर आप देखें भारत में डिमांड अभी भी अगर आप देखें यूनिट कंजप्शन पर कैपिटा कंजप्शन बहुत ही कम है पावर सेगमेंट में। जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा, आप देखें इंडिविजुअल लेवल पे भी, और आप जानते हैं इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा पावर लगता ही लगता है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल और डेटा सेंटर भारत में भी बड़ा निवेश हो रहा है, और हम मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट पढ़े थे, हमने पिछले भी वीडियो में मेंशन किया था ये कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के हिसाब से जो डेटा सेंटर और ईवी सेगमेंट है वो 1/3 आपका पावर का डिमांड भारत में आने वाले 10 साल में ड्राइव करेंगे। तो डेटा सेंटर और ईवी ये भी एक मेजर रीज़न रहेंगे आने वाले सालों के अंदर भारत में पावर की डिमांड बढ़ने के लिए। तो दोस्तों भारत भी चाहता है एनर्जी इंडिपेंडेंस। रिसेंटली कई सारे जियोपॉलिटिकल इशू हुए हैं, हम ज़्यादातर अगर आप देखें तो कोल भी इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम ईवी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं
तो उससे भी भारत के लिए अच्छा ही होगा। तो गवर्नमेंट भी इसमें डेफिनेटली कई सारे सपोर्ट कर रही है कि ईवी की तरफ आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें ट्रांजिशन हो, और अगर ईवी का डिमांड बढ़ेगा उसके पीछे पीछे पावर का डिमांड भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये भी एक आपका टेल विंड बना रहेगा कंटिन्यूसली कई सालों के लिए इंडिया में पावर के डिमांड को और भी इंक्रीमेंटली आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों जैसे मैं बताया मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, फिर से चर्चा करते हैं कि मोतीलाल ओसवाल की तकरीबन 4-5 महीने पहले ही ये रिपोर्ट आई है। 40 लाख करोड़ की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है निवेश की पावर सेक्टर के अंदर। पावर में जो डिमांड बढ़ने वाली है तो ऐसा ही डिमांड को आप मीट नहीं कर सकते हैं, कंपनियों को कैपेक्स करना पड़ेगा। तो जहाँ पे अगर आप देखें तो पावर में तकरीबन 34 ट्रिलियन का अगर आप देखें कैपेक्स होगा जो आपका पावर जनरेशन के साइड होता है। फिर ऑपरेशनली भी कई सारे अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो ये एक मेजर अपॉर्चुनिटी है। तकरीबन 85% जनरेशन साइड पे कैपेक्स होगा, जहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जो बड़ा कैपेक्स होगा यहाँ से, उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये अगर आप देखें 40 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी क्यों है, तो जैसे हमने चर्चा की कि डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसके कारण आपको कैपेक्स करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पुराने हो चुके हैं, नया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप देखें तो कई सारे अगर आप ट्रांसमिशन लाइन बिछाने पड़ते हैं और भी कई प्रकार के अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेक्स भी आपको करना पड़ता है। फिर जो क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि यहाँ से 2030 तक 500 गीगावाट के आसपास आपका क्लीन एनर्जी से पावर सोर्स आए। उसमें भी अगर आप देखें नई कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स होगा। तो ये 40 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, जिसमें जनरेशन साइड पे भी कई सारी कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां हैं। हमारा फोकस रहेगा आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन साइड की कंपनियां, जिसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट पर डाउट हो रहा है तो रिसेंटली तकरीबन 2 दिन पहले ही एक नई रिपोर्ट आई है, यूबीएस की रिपोर्ट। हमने कई सारी रिपोर्ट पढ़ी है ये वीडियो बनाने से पहले। यूबीएस की रिपोर्ट भी ये कहती है कि भारत में हर साल 5 लाख करोड़ एनुअल निवेश होगा पावर सेक्टर के अंदर, खास करके रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। हम रिन्यूएबल का तो चर्चा कर रहे हैं, आप देखें बाकी भी अगर आप देखें थर्मल में भी निवेश करना पड़ेगा। तो ये रिन्यूएबल थर्मल ये 2 मेजर सेगमेंट रहेंगे जहाँ पे बड़ा निवेश होगा। रिन्यूएबल में ज़्यादा होगा, थर्मल में थोड़ा कम होगा, और बिना थर्मल के भी हम काम नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 लाख करोड़ हर साल यूबीएस मान रहा है कि अगर यहाँ से 5 साल भी करें तो 25 लाख करोड़ के आसपास निवेश होगा। तो ये भी एक बड़ा अगर आप देखें कंसिडर कर सकते हैं आप रिपोर्ट, जो दर्शाता है कि पावर सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है। दोस्तों तो अभी से क्यों चर्चा करनी है, आपको 5 साल के बाद अगर ज़्यादा पावर चाहिए तो अभी से क्यों। तो हमने अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट पढ़ी है, गवर्नमेंट का ये डेटा है दोस्तों, कौन से अलग अलग सेक्टर में अगर आपको पावर सेक्टर में प्लांट नया कैपेक्स करना हो तो कितना लगते हैं पैसे। और ये भी 2 साल पुरानी रिपोर्ट है, तो आपका कैपेक्स तो थोड़ा बढ़ गया होगा, बट कितना टाइम लगता है उसको बनाने के लिए वो आप समझ पाएंगे। कोल सेक्टर में अगर आपको 1 मेगावाट की कैपेसिटी लगानी है तो तकरीबन आपको 8.5 करोड़ के आसपास लगते हैं। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर नहीं है, 2 साल पुराना रिपोर्ट है, तो आप 10 करोड़ मान सकते हैं पर मेगावाट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जब ये प्लांट लगते हैं तो वो गीगावाट के साइज में लगते हैं। और यहाँ पे फिर O&M भी बड़ा रहता है कि आपका फिक्स कोस्ट आपका होगा, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली उसको चलाना भी पड़ता है, तो उसका भी तकरीबन 20 लाख के आसपास कोस्ट आता है पर मेगावाट। एक थर्मल कोल बेस्ड प्लांट लगाने के लिए 4 साल लगते हैं। तो अगर आपकी 2030 की डिमांड है तो अभी से ही उसको शुरू करना पड़ेगा काम वहाँ पे। उनकी लाइफ साल होती है तकरीबन 25 साल की। फिर हाइड्रो, यहाँ पे तकरीबन अगर आप देखें 6 करोड़ से लेकर 20 करोड़ का पर मेगावाट कॉस्ट आता है। और यहाँ पे 2.5% के आसपास का अगर आप देखें आपका कैपेक्स रहता है ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए। और एक हाइड्रो पावर लगाने के लिए आपको 5 से 8 साल लगते हैं। तो अगर आपको 2032 के लिए हाइड्रो पावर चाहिए तो अभी से ही उसके लिए काम करना पड़ेगा। 40 साल का उसका लाइफ साइकिल होता है। सोलर यहाँ पे भी 4-4.5 करोड़ का आसपास कॉस्ट रहता है, 1% कैपेक्स रहता है। सोलर में तो बहुत काम हो रहा है और ये जल्दी काम हो सकता है। 0.5 अगर आप देखें ईयर के अंदर, आधे महीने के अंदर आप देखें, आधे साल के अंदर आप 1 मेगावाट की कैपेसिटी लगा सकते हैं। बड़ी कैपेसिटी भी लगा सकते हैं, बड़ा काम करेंगे। ये 25 इसका अगर आप देखें 25 साल इसका लाइफ साइकिल होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। विंड में भी अगर आप देखें 6 करोड़ के आसपास पर मेगावाट कॉस्ट रहता है। और यहाँ पे अगर आप देखें 2.5 साल लगते हैं। कोई भी बड़ा अगर आप देखें विंड प्लांट आपको बहुत बड़ा अगर आप लगाना हो तो ये भी अगर आप देखें 25 साल का इसका लाइफ साइकिल होता है। ऑफशोर ऑनशोर आप देख सकते हैं। बायोमास तकरीबन अगर आप देखें यहाँ पे बहुत काम नहीं हो रहा है, पर 9 करोड़ के आसपास यहाँ पे कॉस्ट लगता है। इसको भी 3 साल लगते हैं अगर आपको ग्रीन फील्ड कैपेक्स करना हो। फिर आपका पंप स्टोरेज, यहाँ पे भी कुछ बड़े काम होने हो रहे हैं। 3 से 8 करोड़ के आसपास यहाँ पे कैपेक्स आपका लगता है। और 7 साल इसको लगते हैं कंप्लीट होने में ग्रीन फील्ड कैपेक्स को। और इसका 40 साल का लाइफ साइकिल होता है। और अगर आप देखें अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन लगानी है तो 1 साल लगता है इंटर
रीजन ट्रांसमिट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, तो 1 साल ट्रांसमिशन लाइन लगाने में भी आपको लग सकता है। और यहाँ पे कोस्ट तकरीबन आप देख रहे हैं कितना लगता है, 25 साल इसका भी लाइफ साइकिल होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन भी धीरे धीरे पुरानी होती है तो उसको भी अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये अगर आप देखें कितना कॉस्ट लगता है और कितना समय लगता है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हम 2030 की जब चर्चा करते हैं तो उसके लिए अभी से ही काम शुरू होना ज़रूरी है, तभी आप वो पावर डिमांड को मीट कर पाएंगे। तो डिमांड बढ़ रही है तो उसके साथ आपको अभी से ही कैपेक्स करना पड़ेगा, और कई बड़ी बड़ी कंपनियां कर भी रही है, उसके बारे में भी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। दोस्तों, हिताची एनर्जी एक बहुत बड़ी पावर सेक्टर की कंपनी है, उनका भी रिपोर्ट हमने पढ़ा, बहुत बड़ा रिपोर्ट है। तो वहाँ पे कितना बड़ा अगर आप देखें अपॉर्चुनिटी है वो उन्होंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन सेक्टर जहाँ पे वो बहुत बड़ा काम करते हैं, तकरीबन अगर आप देखें यहाँ से आने वाले 2032 तक, मतलब आने वाले 8 वित्त वर्ष के अंदर 1,91,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन का रिक्वायरमेंट रहेगा। 33 गीगावाट अगर आप देखें बाइपोल हाई वोल्टेज डीसी नेटवर्क अगर आप देखें ऐड करने पड़ेंगे। तकरीबन 168 गीगावाट अगर आप देखें इंटर रिलीजन ट्रांसमिशन लाइन 2032 तक जरूरी होगी, और यहाँ पे तकरीबन 112 बिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट रहेगा 2032 तक। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसमिशन सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट है। सेम वे पे रिन्यूएबल सेगमेंट में 500 गीगावाट ले या 600 गीगावाट ले, उसमें से अगर आप देखें स्टोरेज कैपेसिटी, तो आप देखें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यहाँ पे भी अगर आप देखें 47 गीगावाट का कैपेसिटी भी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। फिर अगर आप देखें पंप स्टोरेज में भी तकरीबन 31 गीगावाट अगर आप देखें, इसके 8 साल लगते हैं, हमने चर्चा की। 1 मेगावाट का अगर आप देखें 1 मेगावाट हो या 10 मेगावाट हो, 8 साल आपको पंप स्टोरेज का बड़ा कैपेक्स करने के लिए लगते हैं। तो ये 31 गीगावाट का यहाँ पे पॉसिबल है निवेश का, ये रिन्यूएबल है। और यहाँ पे रिन्यूएबल में 250 बिलियन यूएसडी का अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आखिर में इंडस्ट्री सेगमेंट भारत में अगर आप देखें मेक इन इंडिया चल रहा है और भी कई सारे ड्राइवर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी पर ईयर 3 गीगावाट का अगर आप देखें इंडस्ट्री से डिमांड बढ़ सकता है। तो उसके कारण भी अगर आप देखें इंक्रीमेंटल डिमांड आपके अलग अलग पावर सेक्टर के लिए बढ़ सकती है। तो ये सारी डिमांड मीट करने के लिए आपको कैपेक्स अभी से ही करना पड़ेगा। दोस्तों, और एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, नेशनल एनर्जी प्लान तकरीबन 2 साल पहले यह आया था, उन्होंने भी मेंशन किया हुआ है ट्रांसमिशन लाइन सेगमेंट के लिए अगर आप देखें पूरा कैपेक्स कितना ज़रूरी है। तो तकरीबन 9 लाख करोड़ का टोटल कैपेक्स 2032 तक रहेगा। तो ये हमारी मेजर थीम का एक पार्ट है, ट्रांसमिशन सेगमेंट। एक जनरेशन हो गया, वहाँ पे आपका मेजर कैपेक्स होगा, उसके बाद आपका ट्रांसमिशन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वहाँ पे भी आपको कैपेक्स करना पड़ेगा। बिन सिर्फ पावर जनरेट करके आपको उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, पावर के बारे में एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, पावर का कंजम्पशन जैसे ही आपका पावर जनरेट होता है इंस्टेंटेनियसली आपका कंजम्पशन भी होता है। मेजरली पावर को आप तकरीबन 95% के आसपास जो पावर है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। सोलर पावर आपने जनरेट किया है तो वो आप देखें सीधे अगर आप देखें कुछ लेग के बाद आपके घर में पहुंच जाएगा, पूरा ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से पहुंचता है। तो ये जो आपका पावर है जैसे ही जनरेट होता है वैसे ही वो कंज्यूम भी होता है। तो उसमें डेफिनेटली अगर आप देखें ट्रांसमिशन लाइन एक बहुत बड़ा अगर आप देखें रोल अदा करते हैं। जहाँ पे जनरेट हो रहा है वहाँ से आपके घर तक पहुँचने के में पावर एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी अगर आप देखें तय करता है। जहाँ पे ये ट्रांसमिशन लाइन होती है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा कैपेक्स आगे होने वाला है अपग्रेडेशन में, और नई ट्रांसमिशन लाइन भी भारत में बहुत बड़े काम हो रहा है। तकरीबन 9 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे कैपेक्स होगा आने वाले 8 सालों के अंदर। तो ये एक मेजर सेगमेंट है जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। दोस्तों, कुछ रिसेंट की न्यूज़ में आपको बताता हूँ, आपके स्क्रीन पे आ रही है, हमने भी ट्विटर पे भी मेंशन किया है, आप समझ पाए पावर सेक्टर के बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। और ये मार्च महीने की ही न्यूज़ है, मतलब इसको 1 महीना भी नहीं हुआ है। टाटा पावर जो भारत की एक मेजर पावर सेक्टर कंपनी है, टाटा पावर की सब्सिडी कंपनी है टाटा रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ MOU किया है 700 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। तकरीबन 49,000 करोड़ का यहाँ पे निवेश होगा। और यहाँ से आप देखें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 10 लाख करोड़ का निवेश टारगेट कर रही है रिन्यूएबल सेगमेंट के अंदर। 160 गीगावाट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ही टारगेट है पावर रिन्यूएबल पावर सेगमेंट के अंदर। तो ये एक मेजर आप देखें इन्वेस्टमेंट होने वाला है। MOU साइन किया है, बट मेजरली अगर आप देखें कई सारी स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे MOU साइन करेगी। कुछ अगर आपके डेफिनेटली वहाँ पे काम भी बड़े बड़े होंगे ही होंगे। तो ये एक देखिए बड़ी न्यूज़ है टाटा पावर के लिए। तो टाटा पावर हम निवेश के लिए सजेस्ट नहीं करें, इनकी सेकंड लाइन इम्पैक्ट आएगा। पिक एंड शॉवल हमने चर्चा की है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको बड़े सेक्टर के जो बेनिफिशियरी होते हैं एंसिलरी प्ले वहाँ पे निवेश करना होता है। थोड़ी देर में उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी न्यूज़, NTPC एक मेजर अगर आप देखें PSU कंपनी है, 96,000 करोड़ का ये निवेश करने वाले छत्तीसगढ़ के अंदर इन्होंने MOU साइन किया हुआ है।
यहाँ पे अगर आप देखें खास करके रिन्यूएबल सेगमेंट में यहाँ पे एनटीपीसी अपना बहुत बड़ा निवेश करेगा। न्यूक्लियर कैपेसिटी के लिए भी बड़ा निवेश करने वाला है। 96,000 करोड़ का ये निवेश एक स्टेट छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी करने वाला है। और अगर आप देखें कई सारे यहाँ पे अगर आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट होंगे ट्रांसमिशन लाइन में, रिन्यूएबल में, तो ये एक अगर आप देखें मेजर रिसेंटली ही अनाउंसमेंट आया है 10 मार्च का, ये अगर आप देखें अनाउंसमेंट है एनटीपीसी से। उसके अलावा पीएफसी ने तकरीबन 1 लाख करोड़ का अगर आप देखें आने वाले वित्त वर्ष के अंदर अपना प्लान रखा हुआ है फंड रेज करने के लिए। जो पीएफसी है वो बड़ी बड़ी अगर आप देखें पावर कंपनियों को फंडिंग करती है, पर जो पीएफसी को पैसे कहाँ से मिलते हैं तो वो मार्केट से उठाती है, बॉन्ड के माध्यम से या फिर कुछ दूसरे मीडियम के माध्यम से। तो पीएफसी 1 लाख करोड़ के आसपास यहाँ से फंडिंग उठाने वाली है। तो हर सेगमेंट में पावर में बड़ा काम हो रहा है। दोस्तों क्यों पावर में आगे और भी अगर आप देखें ट्रांसमिशन सेगमेंट में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा काम होगा, तो हमने चर्चा की उसमें मेजर जो कैपेक्स होने वाला है वो रिन्यूएबल सेगमेंट के अंदर होने वाला है। तो जो नई कैपेसिटी बिल हो रही है नए लोकेशन पे हो रही है, जैसे कि करंटली मैं भुज में हूँ, तो यहाँ पे खावड़ा एक जगह पे है भुज में, अगर आप देखें भुज से थोड़ा दूर है, तकरीबन 200 किलोमीटर रन ऑफ कच्छ के अंदर आता है खावड़ा। यहाँ पे लैंड आपका मेजर कैपेक्स में काम होता है। जब आप सोलर कैपेसिटी लगाते हैं तो आपको बड़ी लैंड चाहिए, वो कहाँ पे मिलेगी आपको? डेजर्ट के अंदर। तो बहुत बड़ी लैंड यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे एक मेजर एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क खावड़ा में अभी भी काम चल रहा है। तो ये जो लोकेशन है वो बहुत ही दूर है। तो खावड़ा से लेके शायद मध्य प्रदेश तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाले हैं। तो ये जो लोकेशन की डिफरेंस होती है, जो नई अलग अलग लोकेशन आ रही है, जैसे आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा निवेश करने वाला है, छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा निवेश कर रहा है रिन्यूएबल में, और भी कई सारे स्टेट जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है, आगे भी कई सारे स्टेट निवेश करेंगे। तो नई नई लोकेशन पे रिन्यूएबल सेगमेंट में कैपेक्स होगा, ग्रीनफील्ड कैपेक्स। तो वहाँ से जब पावर जनरेट होगा तो उसको आपको ट्रांसमिट तो करना पड़ेगा। तो ये एक ड्राइवर रहेगा आपके पावर के कैपेक्स, खास करके ट्रांसमिशन सेगमेंट में। फिर एनर्जी रिलायबिलिटी, उसके लिए भी अगर आप देखें आपको कंटिन्यूसली कैपेक्स करना पड़ेगा। ग्रिड इंटीग्रेशन, दोस्तों कुछ जो नए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसको आपको जो मेजर आपकी भारत की ग्रिड है पावर ग्रिड, उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। उसके लिए भी आपको ट्रांसमिशन लाइन अलग अलग प्रकार के अगर आप देखें ट्रांसफार्मर और सब कुछ सबस्टेशन बिछाने पड़ते हैं। तो वो भी एक देखिए ड्राइवर रहेगा आपके इस पूरे के पूरे थीम के लिए। इसके अलावा कैपेसिटी एक्सपांशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे भी आपको ट्रांसमिशन लाइन को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। रिसेंटली मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक बहुत बड़ी पावर सेक्टर की कंपनी है ट्रांसमिशन लाइन सेगमेंट में करने वाली, आप चेक करेंगे हर 2 दिन के अंदर उनको एक नया ऑर्डर मिल रहा है, तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर का। आपको अगर नाम पता है, शायद एक बहुत बड़ी कंपनी है, आरपीजी ग्रुप की ही कंपनी है, आप उनका अनाउंसमेंट सुने, हर एक सेकंड दिन के अंदर उनको नया ऑर्डर मिल रहा है। ट्रांसमिशन लाइन मेजरली उनका अगर आप देखें बिजनेस है। फिर एनर्जी लॉस रिडक्शन, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है जो एनर्जी लॉस को रिड्यूस करती है। जब आपका पावर जनरेट होता है उसका बहुत ज़्यादा अगर आप देखें लॉस हो जाता है आपके ट्रांसमिशन सेगमेंट के अंदर, बट अब कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है आपके ट्रांसमिशन में जो आपके एनर्जी लॉस को रिड्यूस करती है। तो वहाँ पे भी जो आपके पुरानी लाइन्स है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन, इसके कारण भी अगर आप देखें कई सारे लाइन अलग अलग अगर आप देखें रीजनल डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और ग्रिड का अगर आप देखें रेजिडेंस, तो उसके लिए भी आपका बहुत बड़ा अगर आप देखें तो यहाँ पे यूटिलिटी सेगमेंट में बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ये कई सारे अगर आप देखें ट्रांसमिशन सेगमेंट में ड्राइवर है जो इस सेक्टर को मेजरली ड्राइव करेंगे आने वाले समय के अंदर। तो हमारा आज का जो मेजर फोकस एरिया है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है, जनरेशन सेगमेंट नहीं है। उसके बारे में भी मैं थोड़ी देर में चर्चा करता हूँ। दोस्तों जनरेशन, सबसे पहले जनरेशन पे आते हैं। डेफिनेटली जनरेशन में हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली है कि प्लांट लगाने में कितना कैपेक्स लगता है अलग अलग सोर्स के अंदर। पर जनरेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पावर में मेन इक्विपमेंट होता है उनका बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर। तो वहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनकी कैपेसिटी आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये भी अगर आप देखें तो हमने गवर्नमेंट के साइड से ही उठाया डेटा लिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं तकरीबन यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 5.1 गीगावाट पर ईयर थर्मल सेगमेंट में आने वाले 10 सालों में निवेश होगा। तो थर्मल में भी काम बंद नहीं हो रहा है, थर्मल में भी नई कैपेसिटी आ रही है, क्योंकि थर्मल आपका 24 घंटे आपका रहता है तो आपका रिलायबिलिटी ज़्यादा होता है। सोलर आपका 24 घंटे नहीं होता है, विंड भी अगर आप देखें 24 घंटे अवेलेबल नहीं होता है। न्यूक्लियर और थर्मल आपको 24 घंटे मिल सकता है। तो यहाँ पे थर्मल में तकरीबन 5 गीगावाट के आसपास पर ईयर कैपेसिटी एडिशन होने वाला है। आपको एक थर्मल प्लांट लगाने में 5 साल लगते हैं। उसमें बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, ये अगर आप देखें एक आप एंसिलरी प्ले कंसिडर कर सकते हैं थर्मल पावर के लिए। तो अराउंड भारत के पास तकरीबन 25 गीगावाट पर ईयर की कैपेसिटी है बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर सेगमेंट में, जिसमें BHEL, PSO कंपनी है जिसके पास बॉयलर टरबाइन के दोनों कैपेसिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी है। L&T भी बड़ी कंपनी है यहाँ पे, फिर दोसान है, GE पावर है, तोशिबा है और थर्मेक्स है। ये कुछ बड़ी कंपनियाँ हैं, लिस्टेड भी कुछ कंपनियाँ हैं पर रिकमेंडेशन नहीं है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इन कंपनियों को।
उसके बाद दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन, जो हमारा मेजर सेगमेंट है। पावर में पहले जनरेट हो गया आपका पावर, उसके बाद सोलर हो, रिन्यूएबल हो या फिर थर्मल हो, हर एक सेगमेंट को ट्रांसमिशन लाइन तो चाहिए ही चाहिए। कुछ ऑलरेडी है, कुछ नई भी आने वाली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ऑलरेडी भारत में अगर आप देखें 2024 तक तकरीबन 4,85,000 सर्किट किलोमीटर के आसपास ट्रांसमिशन लाइन है, और यहाँ से आने वाले 5 सालों में तकरीबन 50 से 60,000 सर्किट किलोमीटर के आसपास ट्रांसमिशन लाइन का और भी अपॉर्चुनिटी है। ये हमने अपार के जो बहुत बड़ी कंपनी है इस सेगमेंट की, अपार या केईसी दो में से एक कंपनी का ये रिपोर्ट है। तो वहाँ पे अगर आप देखें आने वाले समय के ट्रांसमिशन लाइन में बहुत बड़ा कैपेक्स होने वाला है। इसके कारण अपॉर्चुनिटी कई सारी कंपनियों के लिए बन सकती है। दोस्तों ये सिर्फ भारत की बात है, हमारी कुछ कंपनियां विदेशों में भी ट्रांसमिशन लाइन में काम बहुत बड़ा करती है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने सेगमेंट की ग्लोबल लीडर कंपनियां हैं, कुछ कंडक्टर कंपनियां ग्लोबल लीडर कंपनियां हैं हमारे सेगमेंट की, कुछ दूसरी भी ऐसी कंपनियां हैं जो विश्व में अपना काम करती है। तो विश्व का भी जो पावर सेक्टर का डिमांड है उसमें भी ये कंपनियां अपना बहुत बड़ा, अगर आप देखें, योगदान कर सकती है। इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ट्रांसमिशन के बाद आता है ट्रांसफॉर्मर, आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसफॉर्मर भी आपके अलग अलग सेगमेंट में लगते हैं। कुछ हाई कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर होते हैं, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसफॉर्मर, और फिर आपके लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर भी होते हैं। जो कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनके प्राइस भी हमने चेक किए, तकरीबन 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ के आसपास जो बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनके प्राइस होते हैं। और करंटली विश्व भर में ट्रांसफॉर्मर की शॉर्टेज चल रही है। आप रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, कई सारे रिपोर्ट अवेलेबल हैं। ट्रांसफॉर्मर विश्व भर में शॉर्टेज में है, खास करके ये जो हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है उनकी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे तकरीबन 2-2 सालों का आप देखें वेटिंग पीरियड चल रहा है कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मर चाहिए तो आपको 2 साल पहले से ही उसका ऑर्डर देना पड़ रहा है। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे भारत में जो ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें एसी ट्रांसफॉर्मर और आपके हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसफॉर्मर दोनों की कैपेसिटी आप देख रहे हैं, और आगे जाके इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज होने वाली है। उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनियों के लिए भी बहुत बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, और हमारी कंपनियाँ बाहर भी ट्रांसफॉर्मर भेजती है। कुछ कंपनियां हैं जो यूएस में भी ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हमने यूएस के बारे में चर्चा की है। दोस्तों यूएस में ट्रांसफॉर्मर की बहुत बड़ी डिमांड आने वाले समय के अंदर आने वाली है। ये 1 साल पहले का डेटा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूएस में जो जितने भी ट्रांसफॉर्मर है उनकी लाइफ कितनी है। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की एवरेज लाइफ तकरीबन 40 साल के आसपास होती है। यूएस में जितने भी ट्रांसफॉर्मर करंटली कैपेसिटी में है, मतलब इंस्टॉल्ड है, उनका आप यहाँ पे लाइफ साइकिल देख रहे हैं। तो तकरीबन आप देखें, हम जो आप लाइन देख रहे हैं कहाँ पे है, तो यहाँ पे तकरीबन जितने भी ट्रांसफॉर्मर है वो मेजरली 35 साल के आसपास इनका अगर आप देखें लाइफ कंप्लीट हो चुका है। जो बड़े बड़े आप ग्राफ देख रहे हैं 0 से 5, 10, 15, 20, 25, तो आप देखें तो ऊपर के बड़े ग्राफ में आप देख रहे हैं कि 30 साल, 35 साल, 40 साल जो इतनी एज कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसे कई सारे ट्रांसफॉर्मर भी यूएस में परसेंटेज वाइज आप देख रहे हैं। तो तकरीबन आप देखें तो 2.5 से 3+ के आसपास के जो मेजर अगर आप देखें परसेंटेज में है वो 25 से 40 साल के बीच में है। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मर आउट ऑफ द लाइफ चले जाएंगे आने वाले 5 सालों के अंदर, तो इनको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर डिमांड वहाँ से जनरेट होगी जहाँ पे विश्व भर की कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। भारत में भी कई सारी कंपनियां यूएस में भी ट्रांसफॉर्मर को एक्सपोर्ट करती है, तो उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में भी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और इसके लिए कुछ कंपनियां अब कैपेक्स भी कर रही है। एक मेजर कंपनी है वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये अगर आप देखें आने वाले सालों के अंदर इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया हुआ है, तकरीबन 4-5 महीने हो गए। करंटली ये 93% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। यहाँ से वो 6000 MVA का अगर आप देखें पर एनम की कैपेसिटी ऐड करने वाले। इनके पास करंट अगर आप देखें 14,000 MVA की कैपेसिटी है, 200 करोड़ के आसपास वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर कैपेक्स करने वाले। सेम में पे आप देखिए भारत बिजली भी कैपेक्स कर रहा है, हिताची एनर्जी इंडियन भी रिसेंटली अनाउंस किया है, बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं। तो ये हर एक ट्रांसफॉर्मर की कंपनियां भी बड़ा बड़ा कैपेक्स कर रही है, तो वहाँ पे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोस्तों। तो हमारा मेजर फोकस जो पावर सेक्टर में, उसमें आपको अब कहाँ पे ध्यान देना है उस पर हम आते हैं। बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया, आपने समझ लिया पावर में क्यों डिमांड होगी, फिर पावर में जनरेशन में डिमांड होगी, उसके पीछे पीछे आपका सबसे पहले फ्रंट लाइन जो कंपनियां हैं, एंसिलरी कंपनियां जो ट्रांसमिशन में आती है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ट्रांसफॉर्मर कंपनियां, उनके लिए पहले अपॉर्चुनिटी बनेगी। जनरेशन सबसे पहले लास्ट में आता है कि आपका जब कैपेक्स होता है, नया प्लांट लगता है, तो पहले ट्रांसमिशन लाइन लगेगी, ट्रांसफॉर्मर लगेंगे। जनरेशन कंपनी को लास्ट में रेवेन्यू मिलेगा, उनका रेवेन्यू लॉन्ग टर्म का रहेगा। बट जो ये ट्रांसफॉर्मर कंपनियां हैं या फिर ट्रांसमिशन लाइन बनाने वाली कंपनियां हैं या फिर दूसरे भी पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको अपफ्रंट बेनिफिट आएगा। तो यहाँ पे हमारा बड़ा फोकस है
कि जो पिक एंड सवाल रहता है कि आपका बड़ा सेक्टर है उसकी जो एंसिलरी कंपनियां हैं इनको बड़ा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हमने चर्चा की एआई का पिक एंड सवाल अगर हम लेने जाएँ कि एआई तो लॉन्ग टर्म की बड़ी थीम है, बट एआई को चलाने के लिए पावर चाहिए। तो ये पिक एंड सवाल जैसा हो गया कि एआई के पीछे पीछे पावर भी बहुत बड़ा बढ़ेगा, बट पावर के लिए भी इनकी एंसिलरी कंपनियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो हमारा फोकस रहेगा यहाँ से मेगा थीम में एंसिलरी प्ले। अब एंसिलरी प्ले में कई सारी कंपनियाँ हैं, कहाँ पे आपको फोकस करना है दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ कंपनियां हमने आइडेंटिफाई की है जो इस सेगमेंट की कुछ मेजर कंपनियां हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं अपने स्टडी के बाद ही। दोस्त में उसमें आती है अपार। ये अगर आप देखें अलग अलग प्रकार के कंडक्टर बनाती है, ट्रांसमिशन लाइन बनाती है, आपके ट्रांसमिशन ऑयल भी बनाती है और ट्रांसफार्मर भी बनाती है। गुजरात बेस्ड बड़ी कंपनी है जो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। तकरीबन 300 के आसपास जब चलता था तब हमने इस कंपनी के बारे में चर्चा की थी। वहाँ से इन्होंने बहुत बड़ी लंबी जर्नी की, 10,000 रुपये भी शेयर गया था। अब वापस करेक्शन में तकरीबन 5,000 के आसपास ये शेयर चल रहा है। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझने के बाद ही निवेश कीजिएगा। दोस्तों आपको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आपको स्ट्रक्चरल स्टोरी पे जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज ही आज निवेश करना है। आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप फिर ढूंढने न जाए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी कंपनी क्या कर रही है और वहाँ पे फिर आपको एक डिसीजन क्विकली लेना पड़ता है। तो अपार एक बहुत बड़ी कंपनी है, अभी तो मिड कैप बन चुकी है। वर्ल्ड के बारे में चर्चा की हमने कि ये कैपेक्स भी कर रही है, तो ये भी कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी। और ये अगर आपको बेहतरीन कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। KEC RPG ग्रुप की कंपनी, ये भी अगर आप देखें ट्रांसमिशन लाइन में हमने जैसे बताया कंटिन्यूसली आप चेक करेंगे इनके अनाउंसमेंट, तो हर 2 दिन के अंदर इनको एक नया ऑर्डर मिल रहा है ट्रांसमिशन लाइन के लिए। न्यूक्लियर पावर में भी बहुत बड़ा काम होने वाला है जिसमें लिस्टेड में बहुत ही कम कंपनियां हैं। KSB MNC कंपनी है जो आप देखें बड़े बड़े अगर आप न्यूक्लियर पावर के लिए पंप बनाने का शायद काम करती है, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्किपर जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर जो बड़े बड़े होते हैं उसमें स्किपर एक बहुत बड़ी प्ले है। भारत में भी और विदेशों में भी है, US में भी बहुत बड़ा अपना बिजनेस रखती है इस सेगमेंट के अंदर। भारत बिजली भी अगर आप देखें कैपेक्स करें, ये भी अगर आप देखें तो आपका ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है। इसका अगर आप देखें इनके पास निवेश भी है सीमेंस में, जो अगर आप देखें सिमिलर प्ले आता है आपके इस एनर्जी का। सविता ऑयल आपके ऑयल बनाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है भारत की। TD पावर ये भी अगर आप देखें तो आपके पावर सेगमेंट का जनरेटर सेगमेंट की कंपनी है। जनरेटर भी जरूरी होते हैं आपके, खास करके थर्मल पावर में। स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी कुछ अगर आपके ट्रांसफार्मर बनाती है और भी कई सारे सर्किट बनाने का काम करती है। त्रिवेणी टर्बाइन ये भी आप देखें जनरेटर सेगमेंट में काम आती है। HPL आपके घर में जब आपका पावर पहुंचता है तो फिर लगता है आपका स्मार्ट मीटर, तो वहाँ पे HPL जैसी कंपनियाँ काम आती है। हिताची एनर्जी तकरीबन 2 दिन पहले ही इस कंपनी ने QIP किया है, तकरीबन 2500 करोड़ रुपये इन्होंने अगर आप देखें रेस किए हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैपेक्स करेगी। और दोस्तों ये हिताची एनर्जी जो आपके बड़े कैपेसिटी ट्रांसफर है वहाँ पे बहुत बड़ा काम करती है। जीनस पावर ये भी आपके मीटर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट आपके मेजरमेंट सेगमेंट में काम करती है। पावर के कई सारे ऐसे मेजरमेंट इक्विपमेंट होते हैं उसमें भी ये कंपनी अच्छा खासा काम करती है। GT&D ये भी अगर आप देखें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट की काम करने वाली कंपनी है। ये कुछ नाम हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और भी कई सारी कंपनियाँ हैं। दोस्तों ये जो नाम है वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ जो बड़े प्लेयर हैं इस सेगमेंट के, जो हमें लगते हैं कि यहाँ से इन सारे प्लेयर में अच्छा निवेश की अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आपके रिस्क प्रोफाइल में बैठता है। वैल्यूएशन हमने यहाँ पे नहीं कंसिडर किए हुए हैं, वैल्यूएशन जब फेयर पे पहुँचे तब आपको कंसिडर करना चाहिए। अब फेयर क्या है वो आपको इंडिविजुअली डिसाइड करना पड़ेगा। क्या 20 का PE फेयर है, कुछ कंपनियाँ तो 80-90 के PE पे भी चलती है, तो वहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कौन सा फेयर PE है, कौन सा फेयर PE नहीं है। तो ये एक बास्केट है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और भी कई सारी कंपनियां हैं दोस्तों, ये एंसिलरी प्ले हैं जो आपकी जनरेशन कंपनियां हैं, वो लॉन्ग टर्म का प्ले बनेगा जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। पावर ग्रिड, NTPC ये जो बड़ी बड़ी जनरेशन की कंपनियां हैं, PSU कंपनियां हैं, स्टेबल रेवेन्यू। पावर ग्रिड सबसे बड़ी कंपनी है भारत के, पावर ग्रिड का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिंगल लार्जेस्ट प्लेयर है पावर ग्रिड, तो ये एक बड़ी कंपनी है। NTPC भी मेजर अगर आप देखें आपके पावर सेक्टर में काम कर रही है। अभी तो उनकी दूसरी सब्सिडी भी लिस्ट हो चुकी है ग्रीन सेगमेंट में काम करने वाली, और भी कई सारी कंपनियां हैं जो आप जानते हैं। सोलर में हमारा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, तो वहाँ से तो आप अवॉइड ही रहिए। मेजर फोकस होना चाहिए आपका पावर में एंसिलरी प्ले के अंदर। यहाँ से व्यू पॉइंट आप लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। 2030 तक का अगर आप देखें आपका लक्ष्य होगा तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी। आपको 2-3 साल में रिटर्न चाहिए तो शायद यहाँ पे निवेश नहीं बनता है। मे बी यहाँ से 6 महीने में ये कंपनियाँ और भी नीचे मिल सकती है, तो तैयारी रखिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी जब मिले तब आप अच्छी पावर एंसिलरी कंपनी में निवेश कीजिए।
तो दोस्तों ये एक डिटेल वीडियो था हमारा पावर सेक्टर के ऊपर। आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों फिर से आखिर में मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वीडियो में जो कंपनियों के बारे में हमने डिस्कस किया है कोई भी रिकमेंडेशन हमने नहीं दिया हुआ है। हम कोई सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हैं। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको अपना जोखिम समझना है और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से निवेश का डिसीजन लेना है। फिर से दोस्तों अनुरोध रहेगा कि अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो वीडियो को आप एटलीस्ट अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कुछ ही दिन के अंदर हम एक दूसरे बड़े मेगा सेक्टर के ऊपर भी डिटेल वीडियो लेके आएंगे, उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।